नहीं थे सर। आवाज आ रही है ना? कल थे क्लास में? नहीं थे? वैभवी, अर्पिता, सोनी, शशि, रीति, इसमें से कौन कौन था? रीति तो लड़का है लड़की है? लड़की है। हाँ तो कल थी ना? यस सर। कल कहाँ तक पढ़ाई हुई थी? सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ा रहे थे। हाँ, यस सर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितना कल बताए थे इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम? ऐसे आज हम फिर से एक बार उसको रिपीट करेंगे। कल जो बताए थे समझ में आ गया था या कोई कंफ्यूजन है? यस सर। समझ में आ गया था। आज हम लोग एक बार उसको फिर से एक ओवरव्यू करके सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन का, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब खत्म ही है लेसन। तो अभी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। आ रहा है ना? आ रहा है सर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन उसको बोलते हैं जिसमें या तो, अब 3 क्राइटेरिया, ऐसे क्राइटेरिया और भी ज्यादा हैं लेकिन हम लोग अभी 10th लेवल तक में 3 ही पढ़ेंगे। एक्चुअली बुक में जो है उसमें 2 ही दिया हुआ है लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 पढ़ेंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तब कहलाएगा जब उसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करे या एक से अधिक भी सेटिस्फाई करे तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे। मेरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, मेरा भी आना चाहिए ना। तो तब उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कॉपर ऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन। अब ये रिएक्शन होने के बाद बन गया कॉपर और साथ में बना वाटर। तो ऑक्सीजन का गेन किसको हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन, किसको हुआ गेन ऑफ ऑक्सीजन? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को, क्योंकि इसका ऑक्सीजन जो है वो निकल करके हाइड्रोजन में जुड़ गया तो हाइड्रोजन को गेन हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ? हाइड्रोजन का हुआ। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, इसमें H2S है और Cl2 है, तो बन गया सल्फर अलग हो गया और HCl बन गया। तो अब आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन की क्राइटेरिया है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसको हुआ? अब ये हम हमेशा कल भी बताए थे कि ये हमेशा हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट साइड में नहीं। तो रिएक्टेंट साइड में H2S जो है, इसमें से हाइड्रोजन निकला कि क्लोरीन में से हाइड्रोजन निकला? आंसर H2S, क्योंकि क्लोरीन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। H2S। हाँ, तो H2S से लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी कि H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। अब तीसरा क्राइटेरिया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो Mg और O2 ये आपस में रिएक्शन करते हैं। तो Mg कल भी बताए थे, आज फिर से बता दे रहे हैं जो लोग नए ज्वाइन किए हैं। Mg मेटल है और O2 क्या है? नॉन मेटल है। तो metals have a tendency to lose electron and non-metals have a tendency to gain electron। तो ऑब्वियस है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दिया होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको हुआ? मैग्नीशियम को। हाँ, वेरी गुड। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका जस्ट रिवर्स रिडक्शन होता है। तो अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहेंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन कहेंगे। लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है तो उसका उल्टा यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाएगा, और उसी तरह से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन कहलाएगा। अब यही सारे एग्जांपल यहाँ पे भी दिए हुए हैं। अगर हाइड्रोजन को गेन हुआ तो लॉस किसको हुआ? कॉपर ऑक्साइड को, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया आपको। और इसमें Cl2 को गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया, और इसमें ऑक्सीजन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसका रिडक्शन हो गया। यानी कि जो इसमें थे, जो इसमें छूट गए थे, उनका रिडक्शन हुआ, और जो इनमें हुआ उसको ऑक्सीडेशन हुआ। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हमेशा एक साथ होते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन होगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देख के लोग बोल सकते हैं कि सिर्फ मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। नहीं, इसमें मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का गेन होने के चलते रिडक्शन हो गया।
तो ये तीनों कंसेप्ट को याद रखना है, और ये भी एकदम याद रखना है कि कभी भी हम लोग प्रोडक्ट साइड से सब्सटेंस को नहीं चुनेंगे। जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, रिएक्शन दे दिए, कल भी बोले थे, 3-4 आपको एग्जांपल हो जाएंगे रिएक्शन के, दे देंगे इक्वेशन, और उसमें बताना होगा कि विच सब्सटेंसेज आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर बीइंग रिड्यूस्ड। तो ऑक्सीडाइज यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और रिड्यूस मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा हो। तो वो हमेशा हम लोग रिएक्टेंट साइड से ही ढूंढेंगे। प्रोडक्ट साइड से अगर लिखेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे उसको गलत काट दिया जाएगा, 0 मार्किंग होगी उसके लिए। कोई उसमें मरम्मत नहीं, कोई उसमें दया नहीं करना है, उसमें एकदम स्ट्रिक्ट है। अगर आप रिएक्शन में जैसे इक्वेशन करने को, बैलेंस करने को आता है, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम सही लिख दिए और कहीं पे थोड़ा बहुत एक आध डिजिट का अंतर हुआ तो हाफ मार्क्स मिल जाता है, 50% मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फॉर्मूला ही गलत लिखेंगे तो कोई मार्किंग नहीं होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज है, इसको ध्यान में रखना है, तभी मार्क्स आएगा। इसमें 2 टर्म और हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? जैसे मान लो कोई कहेगा कि टिकट एजेंट, तो टिकट एजेंट किसको बोलेंगे? The person who जो ऐसा आदमी सर जो टिकट का बंदोबस्त करे, हेल्प टू बुक द टिकट, यानी जो टिकट करवा दे हमारा, वो टिकट एजेंट हो गया, है ना। उस तरह से होता है प्रॉपर्टी एजेंट। तो द पर्सन who helps us to sell or purchase property is called property agent, property dealer। तो इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो नहीं हुआ कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो हुआ जो ऑक्सीडेशन करवाता हो। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं ऊपर वाले को, तो ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है इसमें? कॉपर ऑक्साइड करवा रहा है या H2 करवा रहा है? क्वेश्चन समझ में आया क्या जी? नहीं दे रहा तुम लोगों को? सर कॉपर क्वेश्चन नहीं समझ आया। ये जो रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है? कॉपर ऑक्साइड या और इसका भी आंसर रिएक्टेंट साइड से ही देना होता है, प्रोडक्ट साइड से नहीं। तो आपको कॉपर ऑक्साइड करवा रहा है। हाँ, वेरी गुड। हाइड्रोजन नहीं बता रहे, अब कॉपर ऑक्साइड इज द राइट आंसर। कैसे? तो ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड, हाँ अभी सुनो, इसमें इस एग्जांपल में ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन से हो रहा है ना। इस एक पार्टिकुलर एग्जांपल में जो ऑक्सीडेशन का क्राइटेरिया क्या है, वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन टू H2, यानी कि H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन वो ऑक्सीजन इसको दे कौन रहा है? तो ये दे रहा है कॉपर ऑक्साइड। तो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेम टाइम पे ऑक्सीजन ले कौन रहा है? तो H2 ले रहा है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पे H2 जो है ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जो CuO है वो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है ये पता कर लिए, तो जस्ट रिवर्स कर दो। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप इस एग्जांपल में बताइए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, सेकंड एग्जांपल में। सर H2S ऑक्सीडाइजिंग और Cl2 रिड्यूसिंग। reducing है। हाँ, इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो H2S क्या हो गया? H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन के बेसिस पे है। तो H2S का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। पहले क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन पहले ये पता करना है। और H2S का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यस ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑक्सीडेशन ऑफ हो रहा है हाइड्रोजन। H2S। हाँ वेरी गुड। लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो यानी कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा? कौन सा एजेंट होगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट,
और कौन ले रहा है हाइड्रोजन? तो क्लोरीन ले रहा है। ये क्लोरीन आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग है। क्लियर हुआ या अभी Oxidizing agent. कंफ्यूजन हो रहा है? नेक्स्ट एग्जांपल बताना हो अभी। गया क्लियर। तो Mg और O2 ये दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? पहले किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बताओ, तो फिर आसान हो जाएगा एजेंट बताना। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और O2 का रिडक्शन। तो मैग्नीशियम कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। और O2 हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लियर हुआ? ऑक्सीडाइजिंग ये एजेंट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्लियर हो गया? किसी को और कोई कंफ्यूजन? ये आप समझ लो कि एग्जाम में आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। और चूंकि ये दोनों एक साथ होते हैं इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। टुगेदर इनको रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अभी हम तुम लोग को इसके बारे में एक वीडियो दिखाते हैं, जैसा पहले भी दिखाए थे, कार्टून वाला। आ रहा है वीडियो आ रहा है? यस सर। साउंड भी आ रहा है। ओके, थोड़ा बहुत आ रहा है। हाँ थोड़ा बहुत है। तो अभी इस पे पूरा एयर गिव्स ऑक्सीजन, और एयर में ये आपको लकड़ी जल रहा है, बर्न हो रहा है, कंबसन हो रहा है। तो एक्चुअली कंबसन भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये जो देखो लकड़ी है ऑक्सीजन को खा गया। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ बता रहा है। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ये समझ में आया जो इसके पहले जो अभी हुआ है, ऑयल इज ऑक्सीडेशन और रिग इज रिडक्शन, ये समझ में आया? ये चीज समझ में आया? ऑयल और रिग क्यों यूज किया गया है? यस सर। हाँ, यस सर। क्या समझ में आया? सर वाइल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आर आई रिग मतलब रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। यही मतलब ट्रिकी समझ लो, ये चीज है याद रखने का। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज होगा और उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। आज ये मॉडर्न थ्योरी है एक्चुअली। अभी हम लोग जो पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे आपको पुराने थ्योरी हो गए। हालांकि अभी भी मान्य हैं, लेकिन मॉडर्न थ्योरी जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। इसलिए आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन का ही ज्यादा फोकस है कि जो सब स्पेसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीडाइज होंगे, और उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। जैसे Mg+O2 में हम लोग देखे थे कि Mg इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और O2 जो है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूस हुआ और उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अभी यहाँ पे एक एग्जांपल हम देते हैं। Al है, Al जब समझ में आता है ना, एल्युमिनियम, ठीक है, और Cl2 है। अभी इसको हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं इक्वेशन को, बैलेंस तो हम लोग जब चाहेंगे तब कर लेंगे। Al और Cl2 मिलके आपको क्या बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, कोई बता सकता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ना तो ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, ना ही पे रिडक्शन दिख रहा है।
तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बताना होगा। अल्युमिनियम का अल्युमिनियम एक मेटल ऑक्सीडाइज एल्युमिनियम का एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड हो सर रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि वो very एक good, मेटल है, मेटल मेटल है, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब हाँ, और Cl का क्या होगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा इन दोनों में से? Cl2। Cl2 वेरी गुड, यानी कि अभी कंसेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया। चलो फिर अब आगे का वीडियो देखो लेते। इसमें गाना बज रहा है सर। अभी वही बज रहा है। अब एयर और जिंक का एग्जांपल लिया जा रहा है, जैसे Mg और O2 का लिया गया था, वैसे ही Zn और O2 का। अब ये कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर, कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है जी? ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसका कलर क्या होता है? ब्लू ब्लू, इसीलिए Blue। ब्लू विट्रियोल बोलते हैं। अब उसमें ये आपको जिंक गया तो कैसा कलर हो जाएगा? कल बताए थे इसका एग्जांपल। ग्रीन नो, कलरलेस। जिंक सल्फेट बनेगा अच्छा, जिसका कलरलेस ठीक है। होता है। अभी देखो ये जिंक को डिस्प्लेस करके और कोई उसके नहीं। साथ जुड़ जा रहा है। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास तो अपने ही इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यहाँ पे हमको बताओ लोग। बाय बोल रहा है सर। हाँ ठीक है, वो एनिमेशन तो एंजॉय करो, लेकिन साथ ही साथ मेन हम लोग का जो कंसेप्ट है वो समझना है कि यहाँ पे अभी आप इसके पहले क्या देखे, जस्ट देखे कि ये जो कॉपर जिंक जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, वो कॉपर क्या कर रहा है? उसको ले रहा है। कॉपर मेटल है ना जी। यस सर। तो मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे ले लिया? एनी आंसर? नहीं समझ में आया? अंकित, अंकित हमारा नेटवर्क लग रहा है स्लो है, आवाज जो है देर से आ रहा है, आवाज बहुत। मतलब चलो, नहीं आ रहा है आवाज, तुम्हारा नहीं आ पा रहा है, टाइप करके भेजो। चलो खैर हम बताते हैं। आप इसको वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये आपको कॉपर नहीं है, कॉपर तो है ही है। सर को लग रहा है दिमाग खराब हो गया है जी। ये कॉपर आयन है, ठीक है ना। तो जो हमारा CuSO4 था वो एक्चुअली में Cu2+ और SO4 2- इसका कॉम्बिनेशन है वो CuSO4। तो जब ये अलग हुए तो ये Cu2+ है, यानी कि ऑलरेडी इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। शेयरिंग हो रहा है, अंकित बोला इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। नहीं, शेयरिंग नहीं होता है मेटल्स के बीच में। तो यहाँ पे कॉपर ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। दिस इज नॉट कॉपर एटम, दिस इज कॉपर आयन। तो चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी कमी है, तो वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ले करके और बन जाएगा कॉपर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक दिया, तो जब जिंक देगा तो Zn2+ बन जाएगा, तो ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा। यानी ये आपका Zn2+ आया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक वाले का है, ये कॉपर के साथ मिल करके
बन जाएगा Cu, और चूंकि ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन आपके पास हैं अवेलेबल, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बन जाएंगे, ZnSO4। देखो ये जुड़ गया। अच्छा, ये कौन सा टाइप का केमिकल रिएक्शन हुआ? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है कि सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है? अब स्क्रीन पे तुम्हारे हमारे क्वेश्चन का जवाब भी मिल गया। आप स्क्रीन पे देखो ध्यान से, तो जो हम क्वेश्चन पूछे उसका जवाब ऑलरेडी आ गया स्क्रीन पे। क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया तब ना Zn2+ बना, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ और ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एज ए होल, अब हम लोग सिर्फ कॉपर को नहीं बोल सकते, पूरा CuSO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ और Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। ऑक्सीडेशन हुआ जिंक का और रिडक्शन हुआ कॉपर सल्फेट का। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन का अगर हम लोग एग्जांपल मिल रहा है तो सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन हो सकता है। मैक्सिमम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही ऐसा है जिसके मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी लगभग सारे आपको रिडॉक्स रिएक्शन होते ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में कोई रिएक्शन आए तो उसको लिख करके आ जाना है कि यही रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में? नो सर। चलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वही जो हम समझाए बताए हैं वही इससे समझाया हुआ इस पेज में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट जो हम 2-3 बार बोले हैं उसको यहाँ भी लिखा हुआ है कि इन एग्जामिनेशंस chemical equations are given and you have to find out which substance is being oxidized, which is being reduced, and you have to also found the oxidizing agent, reducing agent. So always select the substance for your answer from reactant side, never select them from product side, क्योंकि जहाँ आप प्रोडक्ट साइड में गए आपका आंसर गलत हुआ, मार्किंग नहीं होगी। अब हम लोग का आते हैं लास्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें ऑक्सीडेशन के कुछ यूजफुल इफेक्ट्स भी हैं, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो तो हमारा जो खाना पक रहा है वो नहीं पकेगा, क्योंकि फ्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तभी कंबसन होता है उसका, तो नहीं पकेगा। जो हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है उसका भी ऑक्सीडेशन होता है और वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलता है। तो अगर वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो वहाँ भी वही सेम चीज हो जाएगा, आपका जो बॉडी चल रही है, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो नहीं चल पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीडेशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। उनमें से एक है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मेटल्स को जनरली जाना जाता है उनके स्ट्रेंथ और लस्टर यानी चमक के लिए। अब वो जो मेटल है जो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं उनके साथ रिएक्शन करके कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस बनाता है, कुछ कंडीशंस में वो यूजफुल भी हो जाते हैं, लेकिन उससे उसकी चमक खत्म हो जाती है और कुछ केसेज में स्ट्रेंथ भी खत्म हो जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वो मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेज से रिएक्शन करके उसका चमक और स्ट्रेंथ दोनों कम होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ये आपको स्क्रीन पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इवन वाटर वेपर also on the surface of metals so as to convert into metal oxide
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा कार्बोनेट बन जाएगा, H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फेट या सल्फाइड बनेगा। और इससे क्या होगा, इट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड लस्टर ऑफ मेटल्स एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन। अब इसके एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सबसे ब्रॉड एग्जांपल है, हर घर में मिल सकता है इसका देखने को। दूसरा है ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी के जो बने हुए गहने होते हैं उन कुछ दिनों बाद काले हो जाते हैं, फिर उनको सफाई करवाना पड़ता है तो फिर से उसकी चमक आती है। तो काले क्यों होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड जो एटमॉस्फेयर में है उसके साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं। उसी तरह से कॉपर का जो आपका आर्टिकल है, जैसे तांबे की तार आप पोल पे लगाते हैं या कोई भी आर्टिकल तांबे का बना हुआ है, उसके ऊपर ब्लू या ग्रीन कलर का लेयर जम जाता है। वो क्यों जम जाता है, वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है या कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये कोरोजन ऑफ मेटल्स के हैं। इनमें से सबसे कॉमन है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कैसे होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, उसके लिए दो चीज चाहिए, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो रस्टिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आयरन चाहिए ही चाहिए जिसका रस्टिंग होना है, साथ में चाहिए ऑक्सीजन और साथ में चाहिए मॉइस्चर यानी वाटर, वाटर लिक्विड नहीं, मॉइस्चर वेपर के फॉर्म में। तो जब ये सारे सब्सटेंस रहेंगे तो आपको ये कंबाइन हो करके यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक ब्राउन कलर का पाउडर सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम है रस्ट, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। और XH2 यानी कि अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर, अननोन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर। अब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कभी कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। तो ज्यादा होगा तो रस्टिंग का जो स्पीड है वो ज्यादा हो जाएगा, और कम होगा तो रस्टिंग का जो स्पीड है वो कम होगा। इसलिए गर्मियों में रस्टिंग स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो हो भी नहीं सकता है कि नहीं हो, लेकिन बरसात में और जाड़े में रस्टिंग का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। उस तरह से कॉपर का ये कोरोजन दिखाया जा रहा है, कॉपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया और मॉइस्चर हो गया। तो ये आपको कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्स डबल सॉल्ट बना है यहाँ पे। इसको ग्रीन कलर का होगा और इसको हम लोग जैसे कॉमन बोलते हैं चुतिया बोलते हैं। बैटरी का जो आपको ये होता है ना पोल, जिससे पॉजिटिव निगेटिव वायर कसे जाते हैं, तो उस पर कभी कभी देखोगे कि कुछ ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का डिपॉजिट जम जाता है। तो दैट इज ये सब्सटेंस है कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का डबल सॉल्ट। इस तरह से ये सिल्वर है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है। अब ये रेड कलर में दिया हुआ है, थोड़ा इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम लोग जितने भी हेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ब्रिज बनाए, आयरन रेलिंग्स बनाए। अब रेलिंग सपोज बना हुआ है घर पे हमारे लोहे का और अंदर अंदर उसमें रस्टिंग हो रही है, तो हम तो ये सोच के उसके ऊपर लद के खड़े हैं पूरा लोड दे के कि ये बहुत ताकतवर है, हेवी है, हमारा लोड सह लेगा। लेकिन अंदर अंदर वो रस्टिंग से वो अगर डैमेज हो गया उसका स्ट्रेंथ तो वो आपको एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं, जान भी जा सकती है। उस तरह से ब्रिज अगर पूरा ढह जाएगा, अगर रस्टिंग हो जाएगी तो कितने लोगों की जान चली जाएगी। तो इसलिए रस्टिंग एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। कैसे इससे बचा जाए हम लोग अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो सबसे पहला उपाय है कि बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आयरन का लोहे का ग्रिल बनवाए तो फटाफट उसमें प्राइमर लोग लगवा देते हैं, उसको रगड़वा के और प्राइमर लगवा देते हैं। उससे क्या होगा कि उसका एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। एयर से कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो कितना भी मॉइस्चर मिले, बिना एयर के ऑक्सीजन के सप्लाई के वो रिएक्शन नहीं होगा और रस्टिंग नहीं होगी। दूसरा है उपाय है बाई ऑयलिंग और ग्रीजिंग द सरफेस ऑफ आयरन। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे हम लोग पेंट नहीं कर सकते। सपोज आप जा रहे हो दुकान पे एक टूल खरीदने, हेक्सा ब्लेड जिसको बोलते हैं। हेक्सा ब्लेड का नाम कोई सुना है इसमें से? हेक्सा ब्लेड, हाँ ना, कुछ भी आंसर बताओ। आवाज आ रही है ना? नो सर। हेक्सा ब्लेड नहीं Yes, sir. सुना है सर? हेक्सा ब्लेड जो है लोहे काटने वाली जो ब्लेड मिलती है ना, जिससे लोहा काटा जाता है, जैसे एक तरफ या दोनों तरफ दांत होते हैं लोहे के ना, छोटा ऐसा प्लेट जैसा रहता है, हाँ, तो उसको बोलते हैं हेक्सा ब्लेड। अब हेक्सा ब्लेड पे अगर पेंट लगा दिया जाए कि रस्टिंग ना हो, तो भी आयरन का बना हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसका भी रस्टिंग होगा ही। तो उसको रस्टिंग से बचाने के लिए अगर उसके ऊपर पेंट लगा दें
तो फिर उस हेक्साब्लेड लोहे को काटेगा ही नहीं। जो उसका पर्पस है वही काम नहीं करेगा तो कौन खरीदेगा उसको। तो आप देखोगे कि कभी भी हेक्साब्लेड खरीदोगे, 5 रुपए 10 रुपए का सामान है, तो उस पर तेल लगा होता है। या कभी स्क्रू ड्राइवर खरीदने जाओगे नया, या रिंच खरीदने जाओगे, या प्लायर खरीदने जाओगे, तो सब पे ऑयल लगा होता है। वो ऑयल इसलिए लगा होता है कि पेंट नहीं लगा सकते वहां पे, तो ऑयल वहां पे रस्टिंग से बचाने के लिए लगाया जाता है। तीसरा मेथड है बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब जैसे आप अपना इलेक्ट्रिक आयरन देखोगे, किसी का मैसेज आया है, प्राइवेट नंबर नहीं है, ये कौन है? अंकित 10 जी। सर गलती से आपके पास चला गया था। तो तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो जैसे हम लोग वही बता रहे थे कि आयरन जो है हमारा, इलेक्ट्रिक आयरन जिसे कपड़े प्रेस करते हैं, तो उसके नीचे जो है आजकल तो टेफ्लॉन लगा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले भारी वाला आयरन देखेंगे तो उसके ऊपर निकेल का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। या जैसे बहुत सारे अभी एपरेटस मिल रहे हैं आपको मार्केट में, डेकोरेटिव पीसेज मिलेंगे जो बना हुआ है लोहे का, लेकिन उसके ऊपर टीन का या निकेल का या क्रोमियम का प्लेटिंग करके और उसको बेचा जा रहा है। तो उससे रस्टिंग भी नहीं होगी, देखने में खूबसूरत रहेगा और आपको वजनदार लगेगा, तो पैसा भी ज्यादा वसूल लेगा सब आपसे। और एक और मेथड है गैल्वेनाइजेशन। तो ये भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इलेक्ट्रिक करेंट के थ्रू आपको उसके ऊपर दूसरे मेटल का, लोहे के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग चढ़ाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जिंक का सॉल्यूशन बनाया जाता है, मतलब मोल्टेन जिंक होगा, पिघला हुआ जिंक, और उसमें जो लोहे के आर्टिकल्स हैं उनको डिप किया जाएगा, बड़े बड़े क्रेन से उसको डिप किया जाएगा और थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाएगा, तो उसके ऊपर पूरा जिंक का लेयर जम जाएगा, ठंडा किया जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो ये कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग ये रस्टिंग से बचा सकते हैं। अब 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट। मेरा एनसीडीटी चलो खत्म ही कर देते हैं जितना हो पाएगा। तो एनसीडीटी मतलब कि जैसे आपका फूड आइटम जो है वो फाउल स्मेल होने लगेगा, मतलब बदबू आने लगेगा, टेस्ट खराब हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है आपके फूड में वो ऑक्सीडाइज होकर के हार्मफुल सब्सटेंस बनाते हैं। तो कैसे रोके उसको? ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से। जैसे अभी चिप्स के पैकेट है तो उसमें फुला हुआ रहता है, चिप्स रहेगा 5 ग्राम और हवा रहेगा 25 ग्राम। तो एक्चुअली में ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन है, ताकि ऑक्सीडेशन नहीं हो, उसका जो ऑयल है वो खराब नहीं हो, तो आपका जो चिप्स है वो खराब नहीं हो। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ग्रीन टी और करी लीफ, जैसे खाना जो बनाता है होटल में देखोगे कि उसके ऊपर डेकोरेट कर देता है करी के पत्तों से या ग्रीन टी लीफ से। वो एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जो ऑयल या घी है उसके अंदर फैट है उसको रिएक्शन नहीं करने देंगे ऑक्सीजन से, और वो खाना खराब नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल है भाई वैक्यूम पैकिंग, यानी कि ऐसा पैकिंग जिसमें कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो अंदर में, खाली जो सामान है वो हो। नेक्स्ट उपाय है बाई रेफ्रिजरेटर। उस रेफ्रिजरेशन में रख देंगे, बहुत ठंडा रहेगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। बाई कैनिंग, यानी कि बड़े बड़े कैंस में वो भी एयर टाइट कैंस होते हैं। और लास्ट उपाय है बाई यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स लाइक शुगर और सॉल्ट। जैसे अचार पे देखोगे नमक बहुत सारा डाला जाता है, जैम जेली में आपको शुगर, अचार में सॉल्ट डाला जाता है, जेली में शुगर या ये सब डाला जाता है। तो ये जो सब्सटेंस प्रिजर्वेटिव के काम करते हैं। हाँ, जितना जरूरत होगा उतना ही ना डालेंगे। हाँ नहीं, कुछ लोग ज्यादा भी डालते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। अचार में नमक ज्यादा कम रहेगा तो अचार तो चटक चीज ही है, वो नमक ज्यादा होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ही अब आपका टॉपिक समाप्त हो गया और टाइम भी 40 सेकंड बचा हुआ है। इसमें किसी को कुछ पूछना है 40 सेकंड में? नहीं, सब आ गया। अब नेक्स्ट वीक में इस